आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक करंट इज़। तो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक कंसेप्ट में द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जब मैंने आपका बेसिक्स का लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम, करंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। और इसके यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसके यूनिट्स हमारे पास होते हैं एम्पियर्स। एम्पियर्स में इसको डिफाइन करते हैं। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है ओपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ओपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता है, रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। तीसरे नंबर पे है स्टोरेज ऑफ चार्ज। स्टोरेज ऑफ चार्ज किस में होती है, कैपेसिटर में। कैपेसिटर क्या करता है, आपके चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है चार्ज को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करता है। आयनाइजेशन, जब आपका कोई भी एलिमेंट्स हाई टेम्परेचर पे हीटअप किया जाता है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन कई तरह की होती है, जस्ट हम इसकी डिस्कस नहीं करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो था एन इलेक्ट्रिक करंट इज द, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम साथ साथ में अदर्स जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कैरी आउट करते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल्स में लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। प्रेशर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका काम क्या होता है, वोल्टेज का काम क्या होता है, एक चार्ज को दूसरे स्थान तक ले जाना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक प्रेशर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज। सो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। किसी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को वोल्टेज या इलेक्ट्रिक प्रेशर कहा जाता है। तो इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके यूनिट्स होते हैं जूल, वर्क डन के होते हैं जूल्स, और कुल इसके चार्ज के होते हैं कुलाम्स। और सिंपल वोल्ट्स की जो वोल्टेज के जो सिंपल यूनिट्स होते हैं वो होते हैं वोल्ट्स, वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर इज़ कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर किसको कहा जाता है, वोल्टेज को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बिच ऑफ द वेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी मैंने आपके बेसिक्स जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कवर अप किया था कि सबसे गुड कंडक्टर कौन सा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि सिल्वर हमारा है सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और उसके बाद कॉपर है, उसके बाद एल्युमिनियम है जो वाइडली यूज़ किया जाता है। गोल्डन को हम गोल्डन भी अच्छा कंडक्टर होता है लेकिन हम इसको नॉर्मली यूजेस में नहीं लेके आते बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। सो यहाँ पे बता दिया मैंने आपको कि सबसे गुड कंडक्टर। और ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको यहाँ पे स्टडी करवा रहा हूँ ये ओल्ड ईयर क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड इन अ वेरिएबल कैपेसिटर इज जनरली। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक्स की बात यहाँ पे हो रही है। सो डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक जितने भी आपके डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं जितने भी आपके इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। इंसुलेटर्स मटेरियल मतलब जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता, उन मटेरियल्स को आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहाँ यूज़ होते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आपके कैपेसिटर के अंदर यूज़ होते हैं, ताकि कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज को स्टोर कर सकें। सो जनरली जो यूज़ किया जाता है वेरिएबल कैपेसिटर्स की अगर हम बात करें, तो एयर जो है, एयर कैपेसिटर्स जो है वो एयर जो है कैपेसिटर्स के अंदर जनरली यूज़ की जाती है, और इनके जो नाम्स होते हैं वो इनके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के ऊपर होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर उसको बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोलैरिटीज़ होती है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन से कैपेसिटर की पोलैरिटी होती है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स की पोलैरिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसको डीसी के ऊपर ही यूज़ किया जाता है, और इसकी पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप गलत पोलैरिटी में इसको जोड़ देते हैं, जो सर्किट के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, तो ये ब्लास्ट कर सकता है। सो इसकी पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है सिरामिक। सिरामिक कैपेसिटर होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। फिर माइका कैपेसिटर्स हैं, इसका भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं व्हाट डज अ कैपेसिटर स्टोर। तो कैपेसिटर जनरली स्टोर क्या करता है? तो कैपेसिटर जनरली कैपेसिटेंस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर का जो उसके अंदर स्टोर होता है, तो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी। सो कैपेसिटर क्या करता है? वोल्टेज अपने अंदर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। किसके अंदर स्टोर करता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होता है, उसके अंदर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करके रख लेता है। और सी क्या होता है? कैपेसिटेंस, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की। तो इसके यूनिट्स की बात करें तो कैपेसिटर के जो यूनिट्स होते हैं वो फेराड्स होते हैं, और कैपेसिटेंस होता है उसके अंदर कितनी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। और वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज पे कितना चार्ज वो है स्टोर कर पाएगा, मतलब कितनी वोल्टेज हम अपने कैपेसिटर को देंगे और कितना चार्ज हमारे कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, चार्ज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावर कंजम्पशन इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज। सो जनरली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आस्किंग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। आपका सिर्फ आपकी पावर कंजम्पशन होती है रेजिस्टेंस के अंदर। आर तीन कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल में तीन ही कंपोनेंट है जिसके ऊपर हम बातचीत करते हैं, जहाँ हम जिसकी हम स्टडी करते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट कौन से हैं? आर, एल और सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर। तो इन तीनों के बेस पर ही हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल का सिस्टम वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो रजिस्टर होता है, आर जो होता है, आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सिर्फ रेजिस्टेंस ही आपकी पावर क्या करता है? पावर को कंज्यूम करता है, कंज्यूम्ड करता है। बिकॉज हम जानते हैं कि हमें पता है पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, और ओहम लॉ क्या होता है? B इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई और आर कंपोनेंट जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो जब भी हमारी पावर कंजम्पशन होगी तो रेजिस्टेंस के केस में, मतलब जब हमारा प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा, रेजिस्टिव लोड मतलब जिसका पावर फैक्टर यूनिटी होगा, उसका उसमें पावर कंजम्पशन होगा। सो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? पावर कंज्यूम्ड इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज।
सो जो इंडक्टिव सर्किट्स होते हैं, इंडक्टिव सर्किट्स, इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट्स जो होते हैं, कैपेसिटिव सर्किट, तो इनके अंदर कभी भी आपका जो पावर है वो कंज्यूम नहीं होती। बट ये क्या करते हैं, पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, ये पावर को स्टोर कर लेते हैं, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको स्टोर कर लेते हैं। जब तक सिस्टम आपका रनिंग में होता है तब तक ये सिस्टम से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो ये जो सिस्टम से एब्जॉर्ब की होती है इन्होंने पावर, वो दोबारा से अपने सिस्टम के अंदर डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। तो इंडक्टर का मैं साइन बता देता हूँ। इंडक्टर जो है ऐसा होता है, और कैपेसिटर का मैं बता देता हूँ, इस तरह से सिंबल होता है। इंडक्टर जो है ये एसी में वर्क करता है और कैपेसिटर आपका डीसी में वर्क करता है। बट करते क्या है ये दोनों ही आपका, ये करता है आपका डीसी को स्टोर और ये करता है आपका एसी को स्टोर। सो जनरली आगे हम इसके बारे में ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा इंडक्टर किसको ब्लॉक करता है और कैपेसिटर किसको ब्लॉक करता है, इसके बारे में भी हम आगे जनरली स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि अपना कैपेसिटर कौन सा होता है और इंडक्टर क्या चीज़ होती है। तो जो यहाँ पे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और जो कैपेसिटर में स्टोर होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, चार्ज की वजह से जो एनर्जी या जो पावर बनी वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी। और इंडक्टर के अंदर किसकी वजह से स्टोर होती है एनर्जी, जो इसके अंदर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स होते हैं आपके, मैग्नेट्स की वजह से जो एनर्जी, जो पावर जनरेट होती है वो इंडक्टर के अंदर स्टोर होती है। सो कभी भी जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, पावर कंज्यूम्ड, तो पावर क्या करेंगे, ज़ीरो पावर कंज्यूम करेंगे, क्योंकि ये पावर कंज्यूम करते ही नहीं है, ये पावर को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अगर रजिस्टर पूछा गया हो तो रजिस्टर आपका पावर को कंज्यूम करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अ कैपेसिटर ब्लॉक्स, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया कैपेसिटर ब्लॉक्स। कैपेसिटर ब्लॉक्स के लिए सबसे पहले हम ये बात, कैपेसिटर्स का मैंने आपको बता दिया कि सिंबल इस तरह से होता है कैपेसिटर का। और कैपेसिटर किसके ऊपर वर्क करता है, डीसी के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिकॉज अंदर स्टोर क्या करता है ये, चार्ज, चार्ज मीन्स क्यू जो है उसको ये अपने अंदर स्टोर करता है। सो नाउ जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर दे, डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और एसी को पास होने देता है अपने अंदर। बिकॉज अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए एक्स सी क्या होता है हमारे पास, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा यहाँ पे, ये देखिए एक ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। सो यहाँ पे 2 पाई आपका हो गया 360, और फ्रिक्वेंसी हो गई आपकी सी, और ये सी हो गया आपका कैपेसिटेंस, और ये हुआ आपका इंडक्टिव नहीं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो अब मैं बताता हूँ, ये मेरा कैपेसिटर है, कैपेसिटर है। तो जब इसके अंदर डीसी आएगी तो डीसी को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, अंदर से जाने नहीं देगा। सो जब क्या होता है, डीसी को पास नहीं होने दिया, लेकिन ये एसी को क्या करेगा, पास होने देगा। एसी वेव इस तरह से होती है, साइन वेव तो इसी तरह से होती है। तो साइन वेव क्या हुआ, यहाँ से देखिए पास होगी इसके अंदर से। सो ये क्या करता है, एसी को लो करता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। सो 7 क्वेश्चंस का आंसर है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी वेस्ट पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एन इंडक्टर्स ब्लॉक। तो इंडक्टर किसको ब्लॉक करता है, इंडक्टर आपके एसी को ब्लॉक करता है लेकिन डीसी को फ्लो होने देता है। सो मैंने क्या बताया था आपको इंडक्टर का, ये देखिए मेरे पास इंडक्टर है, अगर इसके पास कोई एसी करंट आया तो एसी करंट क्या होगा, ऐसे सीधा पास हो जाएगा इसके अंदर से। तो ये क्या करता है, डीसी को पास होने देता है, पास करने देता है ये किसको, डीसी को।
डीसी क्या कर देता है, पास कर देता है। लेकिन ये क्या करता है, जो एसी होता है, एसी कैसे जाएगा, इस तरह से। तो एसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। और कैपेसिटर किसका करता है, डीसी का अपोज करता है। तो इसने क्या किया, एसी का अपोज किया। और इसके अंदर जो सडन चेंज आ रहा था एसी वेव में, साइन वेव में, इस तरह से, उसको क्या कर दिया इसने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और अपने अंदर इसने उसकी जो एनर्जी थी उसको स्टोर कर लिया। सो इसका ऑप्शन ए राइट है, बिकॉज ये क्या करता है, एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास होने देता है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायरेक्ट करंट। सो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो एसी सिंपली डिस्टिंग्विश करते हैं इसको यहाँ पे। एसी करंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक एसी होता है और एक होता है डीसी। सो एसी करंट किसके बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है टाइम के साथ। और डीसी करंट किसको बोलते हैं, जो कांस्टेंट फ्लो होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होती। सो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट। सो यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट लाइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड्स। मतलब 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल्स, मतलब कितनी बार पॉजिटिव, कितनी बार नेगेटिव, कितनी बार पॉजिटिव हुआ, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सीधी लाइन है डीसी के केस में, डायरेक्ट करंट में। सो यहाँ पे किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी नेचुरल सी बात है ज़ीरो होगी। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पहले से पता हो, लेकिन फिर भी बेसिक्स जो हमारे पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का ए। सो नेक्स्ट हम चलते हैं पावर फैक्टर ऑफ डायरेक्ट करंट। सो पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर होता है द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। सो करंट एंड वोल्टेज, फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है यूनिटी। पावर फैक्टर को हम क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम पावर फैक्टर की डेफिनेशंस की बात करें तो पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो अब सेकंड इसकी पावर फैक्टर की हम डेफिनेशन की बात करें तो सेकंड पावर फैक्टर की डेफिनेशन होती है पावर फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू पावर, ट्रू पावर ही बोल सकते हैं या फिर एक्टिव पावर ही बोल सकते हैं, ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। ट्रू पावर को जब हम मेज़र करते हैं तो इसको हम किलोवाट में मेज़र करते हैं, डिवाइडेड बाय एपरेंट को हम केवीए में मेज़र करते हैं। एग्जामिनर आपको इस तरह से भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में और इस तरह से भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों तरफ से ध्यान रखना है। तो सॉरी, मैं बीच में थोड़ी इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था एपरेंट पावर के बारे में, तो यहाँ तक तो हो गया था। और थर्ड जो इसकी डेफिनेशन होती है, तो इसकी डेफिनेशन होती है पावर फैक्टर की आर ओवर जेड। आर होता है आपका रेजिस्टेंस और जेड होता है आपका इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जब आप इलेक्ट्रिकल एसी की बात करेंगे तो आपका इम्पीडेंस कंसीडर किया जाता है, और आर जो है रेजिस्टेंस डीसी के केस में कंसीडर किया जाता है। तो जो हमने फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था कि द एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट। तो जब मैं यूनिटी पावर फैक्टर और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि ये मेरा आई करंट है और ये मेरा भी वोल्टेज है, दोनों क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, इन फेज। इन फेज का मतलब ये मेरा करंट है इस तरफ को, तो इसी के ऊपर मेरा वोल्टेज भी है, ठीक है। तो ये भी हुआ इन फेज। इन फेज का मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर का मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे
एसी वेव है मेरे पास। मान लीजिए मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव थी, यहाँ पे उसका जो वोल्टेज था वो बी मैक्स था, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे माइनस बी मैक्स, और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री, मतलब 0, पाई और 2 पाई एसी के फॉर्म में। तो ये मान लीजिए मेरी करंट आई की वेव फॉर्म है। अब जो मेरी वोल्टेज बनेगी वो वोल्टेज भी इसी वेव के ऊपर बनेगी, मतलब सेम वेव पे मेरी वोल्टेज भी जनरेट होगी, इसको मैं बोलूँगा बी। तो क्या हुआ, ये दोनों इन फेज हुए, इन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई एंगल नहीं है, ज़ीरो एंगल है। तो जब हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला कहता है पी इज इक्वल टू बी आई कोस फाई। अब कोस फाई मान लीजिए इन दोनों के बीच एंगल कितना है, फाई। जो एंगल होता है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगल क्या है इसके अंदर, ज़ीरो। तो पावर इनटू, तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर जो हुई मेरे पास P इज इक्वल टू बी इंटू आई, कोस को मैंने क्या कर दिया 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो मेरे पास पावर क्या आई V इंटू आई। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए मेरा इन फेज हो गया। तो जब मेरा इन फेज हो गया तो नेचुरल सी बात है कि मेरी पूरी की पूरी पावर क्या हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है, मतलब मैं पूरी की पूरी पावर को यूज़ कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो पावर फैक्टर होता है क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। और अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए मेरा जो करंट है वो इन फेज नहीं है। सो मान लीजिए मेरा करंट है सीधी एसी वेव से ही समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एसी वेव है, मान लीजिए इसमें करंट मेरा यहाँ पे है आई, ठीक है, और मेरी जो वोल्टेज थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई और इस तरह से जा रही है। ये मेरा बी मैक्स माइनस बी मैक्स और यहाँ पे 0, पाई, 2 पाई। तो क्या हुआ कि ये मेरा करंट था और ये मेरा वोल्टेज बी था। तो अब इसमें क्या हुआ, ये देखिए ये जो है करंट मेरा यहाँ पे 0 से शुरू हुआ, तो 0 से शुरू हुआ और ये वोल्टेज देखो मेरी पीछे से आ रही है। तो वोल्टेज कहाँ से शुरू हो रही है 90 डिग्री से, और ये जगह से हो रही है, मेरा करंट कहाँ से हो रहा है शुरू 0 से। तो क्या हो गया इन दोनों के बीच में, यहाँ पे देखो ये एक गैप आ गया, मतलब एक एंगल बन गया, इस एंगल को हम बोलते हैं फाई। और ये जो एंगल बना ये कितने का बना 90 डिग्री का। तो अब देखिए ये जो वोल्टेज है ये क्या कर रही है 90 डिग्री पहले ही सिस्टम के अंदर आना शुरू हो गई, और करंट क्या है उसके ठीक 90 डिग्री के बाद जाना स्टार्ट हुआ। सो इन दोनों के बीच क्या हो गया, एक एंगल बन गया। सो जब आपकी वोल्टेज पहले चलना शुरू होगी और उसके बाद आपका करंट आ रहा है, तो इस पावर फैक्टर को बोलते हैं हम लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर कब बोलेंगे, जब आपकी वोल्टेज लीड करेगी किससे, करंट से। और उसके बाद लैगिंग पावर फैक्टर कब बोलेंगे, सेम एग्जांपल, जब आपका इसमें आपकी वोल्टेज देखो पहले आ रही है तो इसको बोलेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। और जब लैगिंग पावर फैक्टर होता है उसमें भी आपके पास सेम डायग्राम रहती है इसी तरह से, लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी जो वोल्टेज है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन आपका करंट जो है वो पहले चलना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लैगिंग पावर फैक्टर। तो उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग पावर फैक्टर। सो ये था इसका बेसिक आइडिया। फ़िलहाल हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट और क्वेरीज हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं मुझे। धन्यवाद।